बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्स की डिस्कशन के बाद ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की डिस्कशन के बाद उनके कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी कंपाउंड्स में सबसे पहले हाइड्राइड्स का जिक्र होगा। हाइड्राइड्स क्या हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जो बाइनरी हैं, जिनमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा और एक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 का होगा। सबसे पहले ट्राई हाइड्राइड्स डिस्कस होंगे। EH3 की फॉर्म में जनरली इनको शो किया हुआ है। ई नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मस हो सकता है। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। जिस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, अमोनिया फास्फोरस के साथ लगे होंगे तो फास्फीन बनेगा। तो सारे सबसे मेन जो हाइड्राइड है इस तरह इस नेचर का, वो है अमोनिया। अमोनिया को हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाना पड़ता है क्योंकि इससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन्वॉल्व्स द हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस से हम अमोनिया बनाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी होगा, लेकिन ये प्रोसेस अमोनिया की जो सिंथेसिस है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से होती है, दोनों गैसेस को मिलाते हैं। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसलिए इस प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा और जल्दी अमोनिया मिले। द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इन्वॉल्व्स द हेबर प्रोसेस एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ H2। H2 की जो मैन्युफैक्चरिंग है, असल वो मसला है क्योंकि सारी जो कॉस्ट है, सारा ख़र्चा है H2 की मैन्युफैक्चरिंग पे आता है। नाइट्रोजन तो एयर से इजीली अवेलेबल है। एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड जो है कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं रिवर्सिबली और अमोनिया बनती है। हेबर प्रोसेस इज़ क्लासिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रिंसिपल इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें कैसे कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं ताकि ज़्यादा और जल्दी पैदावार मिले। द डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मोल्स, ये देखें इधर 2 मोल्स नज़र आ रहे हैं और इधर 3 और एक 4 हैं। रिएक्टेंट्स के 4 मोल हैं और प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वो है एंट्रोपी, वो नेगेटिव है। जितने मोल्स कम होते जाएं एंट्रोपी कम होती जाती है। फॉर इंडस्ट्रियल वायबिलिटी अमोनिया मस्ट बी फार्म्ड इन ऑप्टिमम यील्ड। तो हमें इंडस्ट्री में ज़्यादा मिकदार भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में टाइम का भी बड़ा होता है कि कितनी जल्दी बन रही है और कितनी मिकदार बन रही है। इंक्रीजिंग, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन यील्ड कम हो जाती है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी यील्ड कम होती है। एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ऐसा सेट करें कि इक्विलिब्रियम यील्ड भी ज़्यादा आ जाए और रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाए, ये टेम्परेचर जो सेट किया है वो ज़्यादा है, यानी 500 के करीब डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर सेट करते हैं। और इससे क्या होता है, प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं और कैटलिस्ट का भी यूज़ करते हैं। MCQ बनेगा द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से होते हैं? कैटलिस्ट जो इसमें यूज़ होते हैं वो होता है, अब ऑप्टिमम रेट बढ़ाने के लिए ऑप्टिमम रिएक्शन कंडीशन जो है, टेम्परेचर इतने केल्विन होना चाहिए, प्रेशर इतने किलो पैस्कल होना चाहिए, और आयरन ऑक्साइड के अंदर पोटासियम ऑक्साइड, सिलिका यानी सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड को मिक्स किया है और ये सारे गैसेस फॉर्म में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये सॉलिड है। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं, जिससे रिएक्शंस की कंडीशंस कंट्रोल हो जाती हैं और सारे मकसद पूरे हो जाते हैं। अमोनिया जो है वो एक कलरलेस गैस है जिसकी पंजेंट ऑर्डर है। इसी तरह अमोनिया जो होती है वो पानी में इतनी ज़्यादा क्यों हल होती है, बाकी गैसेस नहीं हल होती? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमोनिया एंड वाटर। पानी और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पानी में हल होती है। उसके बाद दूसरी जो गैस है वो फास्फोरस की है। फास्फोरस के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हों तो उसे फास्फीन कहेंगे। फास्फीन इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक कलरलेस गैस विच इज़ मच लेस सॉल्युबल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की एबिलिटी नहीं है। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है इन वाटर देन इन अमोनिया। ठीक हो गया, अमोनिया की निस्बत ये कम पानी में हल होती है। अब दूसरी क्लास जो हम हाइड्राइड्स की डिस्कस करेंगे वो हैं ग्रुप नंबर 15 के 2 एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के 4 होंगे। ई क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक होगा। सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन हो तो वो हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन एक कलरलेस लिक्विड है, पानी में हल हो जाता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी हल हो जाता है, और ये क्रोसिव है, टॉक्सिक भी है वेपर फॉर्म में। ठीक है, एक्सप्लोज मिक्सचर विद एयर। इसका जो मिक्सचर है, अगर इसमें यानी मिक्सचर एयर के साथ जो है उसको आग लगाएं तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है। तो ये फ्यूल सेल्स वगैरह में भी और रॉकेट्स में भी यूज़ होता है क्योंकि रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है? हाइड्राजीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय द
रैशिज रिएक्शन द बेसिस फॉर द इंडस्ट्रियल सिंथेसिस है विच इन्वॉल्व्स द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ग्लू अमोनिया की ऑक्सीडेशन करके हाइड्राजीन बनाई जाती है। ग्लू और जेलाटिन इज एडिड टू इनहिबिट साइड रिएक्शन, ये ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए अमोनिया के अंदर NaOCl डालते हैं, NH2Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। NH2Cl के साथ फर्दर अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हैं और हाइड्राजीन NaCl और वाटर बनता है। ये रैशिग रिएक्शन है फास्फीन गैस बनाने की प्रिपरेशन का। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। अब क्लोरामीन और हाइड्रोक्सिल अमीन डिस्कस होंगे। ये भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी होंगी और 1 क्लोरीन लगी होगी, यानी अमोनिया की 1 हाइड्रोजन उतार कर क्लोरीन लगाई है तो इसे क्लोरामीन कहेंगे। द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर ऑफ वाटर, पानी की जो गंदी स्मेल आ रही होती है, स्मेल बुरी आ रही होती है, उसमें नाइट्रोजनस मैटर जिस पानी में मौजूद होता है वो जब उसके अंदर क्लोरीन पास करते हैं तो उसमें से बड़ी चुभने वाली सी स्मेल आती है, वो क्लोरामीन की वजह से है। दोबारा देख लें, अगर पानी के अंदर कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद है, नाइट्रोजनस मैटर मौजूद है, उसकी स्टरलाइजेशन करें, उसमें से क्लोरीन पास करें उसे साफ़ करने के लिए, तो उसमें से स्मेल आती है, वो क्लोरामीन की होती है। क्लोरामीन इज़ अनस्टेबल और बहुत ज़्यादा ये वायलेंटली एक्सप्लोसिव है और ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन में हमें हैंडल करना पड़ता है इसको ना। दूसरा जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का वो है हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन जो है ये NH नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसका सॉल्ट लेते हैं क्योंकि ये खुद अनस्टेबल होता है एक्वा सोल्यूशन में। द फ्री बेस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद, अगर हमें प्योर ये चाहिए तो हम रिएक्शन इसका करवा लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेथनॉल की प्रेजेंस में, तो फिर हमें ये वाला इसका सॉल्ट मिल जाता है। प्योर हाइड्रोक्सिल अमीन जो होता है वाइट हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स होते हैं, पानी जो एब्जॉर्ब करते हैं और वो 306 केल्विन पे मेल्ट हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये वीक बेस है अमोनिया की निस्बत या हाइड्रोजन की निस्बत, और इसके रिएक्शन जो होते हैं किस वजह से हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन करता है जिसमें एक्वा सोल्यूशन के अंदर इसके रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के। हाइड्रोजन भी देता है ऑक्सीजन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अगले हैं हाइड्रोजन एजाइड और एजाइड साल्ट। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो उस कंपाउंड को हम एजाइड कहते हैं। सोडियम एजाइड, N ट्रिपल बॉन्ड N है तो एक सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। सोडियम एजाइड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोल्टन सोडियम अमाइड। सोडियम अमाइड का रिएक्शन Na2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ करते हैं तो सोडियम एजाइड मिलता है, ठीक है, और अमोनिया मिलता है। अब हाइड्रोजन एजाइड इज़ अ कलरलेस लिक्विड। हाइड्रोजन एजाइड जो है ये क्या है, सोडियम एजाइड को बाद में इसमें HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन एजाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसके सोडियम उतर के H लग जाते हैं। ये कलरलेस लिक्विड है और ये पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्सप्लोसिवली है। इसका एक्वा सोल्यूशन जो होता है वीक एसिडिक होता है, ठीक है। HN सोडियम हाइड्रोजन एजाइड का वीक सा एसिड है ये ना, हाइड्रोजन देता है थोड़े बहुत। उसके बाद आ जाते हैं नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स, आर्सेनाइड्स, एंटीमोनाइड्स एंड बिस्माइड्स। सबसे पहले फास्फाइड्स को देखेंगे हम ना। मोस्ट एलिमेंट कंबाइंड विद फास्ट, बहुत सारे एलिमेंट्स फास्फोरस से कंबाइन करके सॉलिड स्टेट के बाइनरी कंपाउंड देते हैं जिन्हें फास्फाइड्स कहते हैं। उनमें मरकरी, लेड, एंटीमनी, टेलुरियम वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, यानी वो सॉलिड कंपाउंड होते हैं। उसके बाद आर्सेनाइड्स, एंटीमोनाइड्स और बिस्माइड्स। मेटल आर्सेनाइड्स, एंटीमोनाइड्स, बिस्मुथाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्ट रिएक्शन मेटल का करवाएं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के साथ है, तो फास्फाइड्स की तरह ये भी आर्सेनाइड्स, एंटीमोनाइड्स और बिस्मुथाइड्स बन जाएंगे। उसके बाद आ जाता है इनके जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, वो डिस्कस होंगे। सबसे पहले है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं। ये पहले ज़माने में बेहोश करने में यूज़ होती थी, लेकिन अब इसको रोक दिया गया क्योंकि इसके बहुत नुकसान हैं। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज़ यूजली प्रिपेयर्ड, किस तरह रिएक्शन करवाते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में उसको डीकम्पोज करते हैं। बट द एक्वा सोल्यूशन रिएक्शन इज़ यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग अ प्योर प्रोडक्ट, यानी अमोनियम नाइट्रेट लेकर उसको हीट करते हैं, Na2O और वाटर मिलता है। NH2OH और नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करते हैं, फिर भी ये मिल जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन और नाइट्रस एसिड का N2O। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये फेंट, बड़ी इसकी स्वीट सा ऑर्डर होता है, स्मेल बड़ी अच्छी होती है,
पानी में हल होकर न्यूट्रल सोल्यूशन बनाती है। MCQ नंबर डज नॉट रिएक्ट टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, ये इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन पानी में ये एक्वा सोल्यूशन जो होता है इसका वो न्यूट्रल होता है। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नॉन टॉक्सिक है, ख़तरनाक भी नहीं है और अनरिएक्टिव भी नहीं है, अनरिएक्टिव है, रिएक्टिव भी नहीं है। N2O मालिक्यूल इज़ लीनियर, इसकी शक्ल इस तरह है, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, तो एक नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए पॉजिटिव, इसने 2 बनाए तो नेगेटिव चार्ज है। इन द पास्ट N2O लाफिंग गैस जिसको कहते हैं, ये यूज़ होती थी बहुत ज़्यादा। N2O कहाँ एनेस्थेटिक बेहोश करने में, बट पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से और इसकी अवेलेबिलिटी भी मुश्किल थी, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल हैं, इसलिए एनेस्थेटिक से तौर पे और चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसका यूज़ डिक्लाइन हो गया है। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको कहते हैं N2O को, रिमेन्स इन यूज़ एज अ प्रोपेलेंट इन विप्ड क्रीम डिस्पेंसर्स, ठीक है, इसे यानी प्रोपेलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, झाग बनाने के लिए, उसको उछालने के लिए यूज़ करते हैं। और ये रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगला है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को NO इसका फार्मूला है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होती है इंडस्ट्रियली बनाने के लिए अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं, लेबॉर्ट्री में बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन करवाते हैं, तो अमोनिया को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करते हैं तो NO बन जाती है। अब एक बड़ा मशहूर टेस्ट है NO के लिए, वो है रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। ये यूज़ होता है अगर किसी भी सॉल्ट के अंदर, कोई भी हमारे पास सॉल्ट है उसमें सल्फेट रेडिकल मौजूद है, सल्फेट, तो हम क्या करते हैं, बल्कि सॉरी नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है, नाइट्रेट। इफ़ द सॉल्ट कंटेन्स नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट यानी एसिड रेडिकल मौजूद है, तो उसके लिए जो टेस्ट होता है उसे कन्फर्मेटरी टेस्ट, उसे ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। उसमें करते क्या है, वो जो कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है, एसिड रेडिकल, उसका पानी में हल करके सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें फेरस सल्फेट ऐड कर देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब फेरस सल्फेट ऐड करते हैं तो उसमें फिर टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके थोड़ा सा तिरछा करके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो वो एक ब्राउन रिंग बन जाती है जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड और वो एक्वा सोल्यूशन आपस में टच करते हैं, तो इस ब्राउन वो NO और फेरस सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं, NO रिएक्शन के दौरान पैदा होती है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, ये नाइट्रेट की डिटेक्शन के लिए है। आफ्टर द एडिशन एक्वस वॉल्यूम लेकर एक्वस फेरस सल्फेट उसमें ऐड कर देते हैं, यानी किसका, आफ्टर द एडिशन ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एक्वस फेरस सल्फेट टू द टेस्ट सोल्यूशन, जो टेस्ट सोल्यूशन जिसके अंदर नाइट्रेट रेडिकल मौजूद है सॉल्ट के अंदर, और फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लेकर उसको मिक्स करते हैं, कंसनट्रेटेड कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड को केयरली यानी स्लोली तिरछा करके टेस्ट ट्यूब को ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक 2 लेयर्स बन जाते, 2 लेयर, एक सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर लेयर है और एक नीचे किसकी लेयर है, फेरस सल्फेट और टेस्ट सोल्यूशन के मिक्सर की लेयर है। इफ़ नाइट्रेट प्रेजेंट हो टेस्ट सोल्यूशन में, NO लिबरेट होती है और ब्राउन रिंग बन जाती है दोनों लिक्विड्स की लेयर के दरमियान, इसे रिंग टेस्ट कहते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट पूरा इसका नाम है। उसके बाद आ जाता है ऑक्साइड्स के बाद आ जाते हैं एसिड्स, आ जाते हैं नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के एसिड में सबसे पहले है नाइट्रस एसिड, HNO2। नाइट्रस एसिड जो है, नाइट्रस एसिड इज़ नॉन ओनली इन सोल्यूशन एंड इन द वेपर्स फेज, ये वेपर फेज में होता है या सोल्यूशन की फॉर्म में होता है। ये वीक एसिड है बट इज़ अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये अनस्टेबल है क्योंकि ये आपस में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, एक मालिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा रिड्यूस हो जाता है। इसे तैयार कैसे करते हैं, इन सिटू रिएक्शन में जब भी ज़रूरत होती है, नाइट्रस एसिड तो अनस्टेबल है तो इन सिटू तैयार करते हैं, रिएक्शन के दौरान ही तैयार होता है। तो इसका सॉल्ट लेकर उसमें एसिड डालते हैं तो HNO2, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे सेमेस्टर नंबर 3 में कि HNO2 की जब भी रिक्वायरमेंट होती है, ये मार्केट से या लैब में अवेलेबल नहीं होगा, ये रिएक्शन के दौरान ही इसका सोडियम नाइट्राइड सॉल्ट लेकर उसमें एसिड डालेंगे तो HNO2 रिएक्शन के दौरान बनेगा। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किस तरह होता है, नाइट्रस एसिड के 2 मालिक्यूल हैं, एक मालिक्यूल जो है वो रिड्यूस होकर NO बन जाता है, दूसरा ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड जो स्टेबल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसे बनाया कैसे जाता है, बेरियम नाइट्राइड लेकर, इसका सॉल्ट लेकर उसमें कोई एसिड डाल ले सर, बेरियम सल्फेट बनेगा और नाइट्रस एसिड रिएक्शन के दौरान ही बनेगा। अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है जो स्टेबल भी है वो है नाइट्रिक एसिड HNO3। और उसके नाइट्रिक एसिड को बड़े पैमाने पे बनाने के लिए जो तरीका है वो साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड ने बताया, उसी के नाम पे ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है, नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए सबसे पहले NO गैस बनाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया की और
और NO बनाते हैं। NO को ठंडा करते हैं और उसमें एयर मिक्स करते हैं और पानी इन आ काउंटर करंट ऑफ वाटर, यानी ये NO के अंदर ऑक्सीजन गैस मिक्स करके वो ऊपर से नीचे से ऊपर को भेजते हैं और पानी ऊपर से नीचे को आता है। इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। पानी नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है क्योंकि लिक्विड है, नीचे गिरेगा, और गैस नीचे से ऊपर भेजेंगे क्योंकि वो ऊपर को जाएगी। द रिएक्शन इन्वॉल्व समराइज़ किया हुआ है। NO बनी है रिएक्शन के दौरान अमोनिया और ऑक्सीजन के रिएक्शन करने से NO को ऑक्सीजन मिलती है, NO2 बनता है, NO2 N2O4 में कन्वर्ट होता है। ये वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाता है। ये नाइट्रस एसिड ज़ाया नहीं करना, नाइट्रस एसिड NO2 और वाटर बनाता है। NO2 दोबारा वाटर में मिलकर नाइट्रिक एसिड और NO बनाती है और ये रिवर्स होता जाता है। प्योर नाइट्रिक एसिड को बनाना है लैब के अंदर, तो नाइट्रिक एसिड जो है पोटासियम सल्फेट और पोटासियम सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम नाइट्रेट का रिएक्शन करें तो प्योर मिलेगी। ठीक है। अब एजियोट्रॉप क्या चीज़ होती है? एजियोट्रॉप ऐसा मिक्सचर होता है, यानी दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि एक लिक्विड दो उस मिक्सचर को हीट करें तो एक लिक्विड उड़ जाता है, दूसरा रह जाता है। लेकिन एजियोट्रॉपिक ऐसा मिक्सचर होता है कि दोनों बराबर मिकदार से उड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उड़ रहा है लिक्विड, वेपर्स में भी उनकी कंपोजिशन वही रहेगी क्योंकि सेम मिकदार से उड़े हैं जिस रेशो के साथ वो लिक्विड में है, और लिक्विड में भी पूरे उड़ने के दौरान, बॉइलिंग के दौरान वही कंपोजिशन रहेगी, उसकी रेशो में फ़र्क नहीं, परसेंटेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज़ ऑफ टू लिक्विड दैट्स डिस्टिल, जो बॉयल होता है अनचेंज, यानी उसकी ना कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है और ना ही ये नहीं होता कि जैसे एथेनॉल पानी लें तो एथेनॉल उड़ जाता है, पानी रह जाता है, तो कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वेपर में कोई और कंपोजिशन है, पानी में कोई और है। लेकिन एजियोट्रॉपिक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों लिक्विड इस तरह डिस्टिल होते हैं कि अनचेंज रहते हैं, कंपोजिशन लिक्विड की और वेपर की सेम रहती है। ठीक हो गया। अब बड़ा मशहूर है कि जो गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह, ख़ास तौर पे गोल्ड, वो किसी एसिड में हाल नहीं होते, डिज़ोल्व उनको करना है तो उनके लिए एक स्पेशल केमिकल तैयार किया जाता है जिसे एक्वा रिजिया कहते हैं। एक्वा रिजिया क्या होता है? नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:4 से ऐड कर देते हैं, उसमें गोल्ड हल हो जाता है, क्योंकि गोल्ड जो होता है इसके दौरान क्लोराइड नेशन बनती है जो गोल्ड को रिएक्ट करके गोल्ड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देती है, यूरिक क्लोराइड बन जाता है, NO और वाटर बनता है। एक्वा रिजिया कंटेन्स फ्री क्लोरीन होती है, किसके रिएक्शन के दौरान बनती है? नाइट्रिक एसिड और HCl के रिएक्शन के दौरान। जो फ्री क्लोरीन है वो बड़ी रिएक्टिव होती है, वो गोल्ड के साथ अटैक करके प्लेटिनम पे उसका क्लोराइड बना देती है, ये क्लोरो कोई कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, क्लोरो कम्प्लेक्स बना देती है। एक्वा रिजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:4 से होता है, और ये कहाँ यूज़ होता है? गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह को डिज़ोल्व करने में, जो किसी एसिड में डिज़ोल्व नहीं होते। तो इस तरह इस रिएक्शन के दौरान नेसेंट क्लोरीन जो बनती है वो इनको डिज़ोल्व करती है। अगले एसिड्स आ जाते हैं। लास्ट जो टॉपिक है वो है फास्फोरस के एसिड्स। तो फास्फोरस एसिड में ऑक्सीजन भी होगी, तो इसलिए इन्हें ऑक्सी एसिड्स और फास्फोरस कहते हैं। तो कितने द बेसिसिटी ऑफ ईच एसिड, फास्फोरस के कई एसिड्स हैं। हर एसिड की जो बेसिसिटी है वो कितने हाइड्रोजन देता है उसका ताल्लुक है कि उसमें कितने OH ग्रुप मौजूद हैं। नॉट बल्कि ये नहीं कि उसमें हाइड्रोजन एटम कितने मौजूद हैं, बल्कि हाइड्रोजन एटम कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं तो उसकी बेसिसिटी कंसिडर होती है। फास्फोनिक एसिड सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वाइट फास्फोरस लेकर उसका एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन करें तो फास्फोनिक एसिड H3PO2 बन जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड एल्कली यूज़ करके भी बना सकते हैं। ठीक है, बेरियम सल्फेट और एंड एवेपोरेटिंग द एक्वा सोल्यूशन वाइट डी लिक्विसेंट क्रिस्टल्स ऑफ फास्फोनिक एसिड के हमें अवेलेबल होंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड के साथ तो बेरियम सल्फेट बनेगा और साथ ये बन जाएगा फास्फोनिक एसिड बन जाएगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है? फास्फोनिक एसिड एंड इट्स साल्ट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये दूसरों से ऑक्सीजन छीनते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मंजिल फास्फोरिक एसिड की तरफ जाना है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ एसिड दिखाए हुए हैं। फास्फोनिक एसिड है, इस तरह फास्फोनिक एसिड, फास्फोरिक ऑर्थोफास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है। तो ये तीन मशहूर फास्फोरिक एसिड ज़्यादातर हैं। उसके बाद आ जाता है फास्फोनिक एसिड H3PO3। इसको तैयार कैसे करते हैं? फास्फोनिक एसिड इसको फास्फोरस एसिड भी कहते हैं। H3PO3 में भी क्रिस्टलाइज फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग आइस कोल्ड वाटर जो होता है वो P4O6 में ऐड करना है। आइस कोल्ड वाटर इसलिए ऐड किया, अगर पानी गर्म होगा तो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, हमने फास्फोरस एसिड बनाना है जिसका नाम फास्फोनिक एसिड है। तो आइस कोल्ड वाटर P4O6 में ऐड करेंगे या PCl3 में, तो प्योर क्रिस्टल मिल जाएंगे। प्योर फास्फोनिक या फास्फोरस एसिड जो होता है कलरलेस डी लिक्विसेंट क्रिस्टल्स होते हैं इसके ना।
इन एक्वा सोल्यूशन इट इज़ डाई बेसिक। ये एक्वा सोल्यूशन में 2 हाइड्रोजन देता है, तो ये रिएक्शन के दिखाया हुआ है कि पहले स्टेप में 1 हाइड्रोजन आएगा, फिर दूसरे स्टेप में 1 हाइड्रोजन आएगा और 1 हाइड्रोजन लगा रहेगा। ओवरऑल इसका मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन दे रहा है, इसलिए ये डाई बेसिक एसिड है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जो सबसे मेन है, वो है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, फास्फोरिक एसिड को कैसे बनाया जाता है? हड्डियाँ लेकर, रॉक साल्ट में भी यही चीज़ होती है, फास्फेट रॉक लेकर कैल्शियम फास्फेट, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो फास्फोरिक एसिड बन जाता है और कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। या फिर P4O10 लेकर उसमें पानी ऐड करें तो पानी P4O10 से रिएक्ट करके भी फास्फोरिक एसिड बना देता है। प्योर एसिड जो होता है वो डी लिक्विसेंट कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं। डी लिक्विसेंट का मतलब होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मेल्ट हो जाती हैं अक्सर चीज़ें। ढक्कन खुला और डब्बे का तो वो ऐसा सा पिघल जाती है, तो ये भी पिघल जाते हैं क्रिस्टल्स। अगर पड़ा रहने तो क्रिस्टलाइन फास्फोरिक एसिड होता है, ये विस्कस सा लिक्विड में आ जाता है, इसीलिए इसे डी लिक्विसेंट कह रहे हैं कि ये अगर पड़ा रहे, खुला ढक्कन रहे, तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डी लिक्विसेंट लिक्विड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सीरी नेचर का होता है। जो इसका एसिड होता है गाढ़ा होता है, क्योंकि इसके मालिक्यूल के दरमियान बहुत ही एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हमने देखना है कि फास्फोरिक एसिड के ऊपर व्हाट इज़ द, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस ऑन फास्फोरिक एसिड व्हेन फास्फोरिक एसिड इज हीटेड इट इज़ हीटिंग, सॉरी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को जब हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पे, तो ये डिहाइड्रेट होकर सबसे पहले डाईफास्फोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड को हीट कर रहे हैं, डाईफास्फोरिक एसिड बन रहा है और वाटर बन रहा है। वाटर इज़ एलिमिनेटेड